नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। सुपर साइक्लोन अम्फान ने पश्चिम बंगाल को जो जख्म दिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर मरहम लगाया। पीएम मोदी ने पहले तूफान से तबाही का हवाई सर्वे किया। इसके बाद बंगाल के लिए 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में बंगाल के साथ खड़े हैं। उन्होंने इस तूफान में जान गंवाने वालों के परिवार वालों के साथ संवेदना जताई। इससे पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तूफान के जितने प्रभावित इलाके उनका हवाई सर्वेक्षण किया, जायजा लिया। इसके बाद पीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अब पीएम ओडिशा के लिए रवाना हो गए हैं। बंगाल के साथ ओडिशा ऐसा राज्य है जहां पर अम्फान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे बाईं तस्वीर उस हवाई सर्वेक्षण की जो प्रधानमंत्री ने किया है। सबसे दाहिनी तस्वीर इस हवाई सर्वेक्षण के बाद जब वो पहुंचे हैं अधिकारियों से मीटिंग करने के लिए, और बीच की तस्वीर उस मीटिंग की है जिसमें अधिकारी मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थी, राज्यपाल मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। पश्चिम बंगाल में अम्फान ने जबरदस्त तबाही मचाई, करीब 80 लोगों की जान गई। इसके अलावा भी बहुत नुकसान हुआ। इसी तबाही का प्रधानमंत्री ने आज जायजा लिया। अलग अलग तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि कैसे सुपर साइक्लोन ने बंगाल की तस्वीर ही बदल कर रख दी। हर जगह तबाही के निशान पश्चिम बंगाल में साफ दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वे के जरिए बंगाल की तबाही देखी। अब हम आपको इस तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए कैसे महातूफान अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया। कोलकाता के सीआईटी रोड में तूफान से क्या हालत हुई है वो अब आप देख सकते हैं। गाड़ियों पे पेड़ गिरे हुए हैं, पूरी तरह से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और ये रास्ता पूरी तरह से बंद था। धीरे धीरे खोला जा रहा है लेकिन अभी भी पूरी तरह से इस रास्ते को खोला नहीं जा सका है और सिर्फ एक गाड़ी नहीं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। धीरे धीरे गाड़ियां निकालने की कोशिश भी हो रही है, रास्ता भी खोलने की कोशिश हो रही है। सामने मैं आपको दिखाता हूं बिजली के खंबे किस तरह से टूट कर गिरे हैं। ये स्टील का खंबा, ये देखिए आप, लोहे का खंबा पूरी तरह से बीच से आधा होकर गिर गया है। तूफान की तीव्रता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। ये सामने एक और खंबा टूट कर गिरा हुआ है। 2 खंबे यहाँ पर टूट कर गिरे हुए हैं। इस तरह से इलाकों में, मीलों में इसी तरह का डिस्ट्रक्शन, इसी तरह की तबाही हमें देखने को मिल रही है। बिजली नहीं है, कनेक्टिविटी की बहुत समस्या है क्योंकि बिजली के तार, कनेक्टिविटी लाइंस सब ठप हो चुकी हैं। पानी की बहुत किल्लत हो रही है और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सड़क नहीं है, ये रास्ता पूरी तरह से बंद है। कैमरामैन सुजीत दास को बोलूंगा सामने तक अगर दिखाए, इस रास्ते को बंद करके रखा हुआ है क्योंकि अभी तक यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम नहीं शुरू हो पाया है। लोगों की कमी है। कोलकाता में जगह जगह इसी तरह का नजारा, इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है।
कोलकाता में हर जगह अम्फान की तबाही के निशान दिख रहे हैं। तूफान की वजह से ज्यादातर सड़कें ब्लॉक हैं। हालात नॉर्मल होने में काफी वक्त लगेगा। इस वक्त हम कोलकाता के प्रसिद्ध लोरेटो स्कूल के सामने हैं। लोरेटो स्कूल ये वही स्कूल है जहां पर मदर टेरेसा पढ़ाया करती थी और इस स्कूल का हाल तूफान ने क्या किया है। कैमरामैन सुजीत दास को बोलूंगा थोड़ा अंदर तक अगर दिखा सके कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं पूरी तरह से तहस नहस होकर स्कूल की बिल्डिंग पर आ गिरे हैं। स्कूल का दरवाजा पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। काफी बड़े इलाके में फैला हुआ ये स्कूल है, काफी फेमस स्कूल है, लेकिन चूंकि बंद है लॉकडाउन की वजह से इसलिए जान का कोई तो नुकसान नहीं है, लेकिन स्कूल को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। और ये जो ब्रिज है इसके आसपास की स्थिति भी आप देख सकते हैं, पेड़ों की हालत आप देख सकते हैं। इन रास्तों को किसी तरह खोला गया है। कल तक ये रास्ते पूरी तरह से बंद पड़े हुए थे। यातायात किसी तरह से सुचारू किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कोलकाता शहर के 80% रास्ते बंद पड़े हुए हैं। उनको खोलने की कोशिश हो रही है। 5000 से ज्यादा पेड़ गिरे हुए हैं और कई पेड़ हटाए गए हैं, लेकिन लोग कम हैं, काफी मुश्किल हो रही है। ऐसे में मुझे लगता है 1 सप्ताह लग जाएगा कोलकाता में किसी तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू करने में। अब आपको शहर शहर से मजदूरों की मजबूरी की तस्वीर दिखाता हूं। कहीं रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतार है, कई मजदूर स्टेशन पहुंच गए हैं लेकिन ट्रेन नहीं मिली। मुंबई के सीएसटी में भूखे प्यासे मजदूर फुटपाथ के नीचे बैठे थे। खाना आया तो सब सब्र का बांध टूट पड़ा। वसई में भूखे प्यासे मजदूरों की धूप में उन्हें बैठा दिया गया था। दिल्ली के लाजपत नगर में रजिस्ट्रेशन के लिए आज भी लंबी लाइन थी। सीतामढ़ी में, बिहार के सीतामढ़ी में क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी पर मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। अब इन तस्वीरों को आपको विस्तार से दिखाता हूं। पहले वसई की बात। वसई में आज भी हजारों की संख्या में मजदूर जमा। हमारे सहयोगी नम्रता दुबे वसई के इस इलाके में गई और स्थिति को समझने की कोशिश की। लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद लगातार श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही है, जिसके तहत लोग अपने घरों पर सुरक्षित पहुंच पाए। आप हम मौजूद हैं वसई में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 4000 से 5000 तक लोग मौजूद हैं, जिनकी आज की ट्रेन है। एक बजे की उत्तराखंड की ट्रेन है और उसके बाद गोरखपुर की ट्रेन है जो तकरीबन 5 से 6 बजे तक चलाई जाएगी। तो इन बसों के जरिए ये लोग अब यहाँ से स्टेशन की तरफ जाएंगे। अभी जो आप लाइन देख रहे हैं ये गोरखपुर के लिए जा रहे हैं, मतलब इस बस पे सवार होकर उन्हें स्टेशन छोड़ा जाएगा। उसके बाद जब उनकी ट्रेन आएगी तब उसमें उन्हें बिठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतने तादाद में लोग हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो मतलब हो ही नहीं सकता। सब जो पुलिस वाले हैं वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमेशा उनको समझा रहे हैं कि दूर से बैठिए, दूर रहिए, लेकिन लोग जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें तो बस अपने घर जाना है। आप देख सकते हैं कि बसों में लोगों को बिठाया जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है कि वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन फिर भी लोग मतलब एकदम भरे जा रहे हैं उसमें और अपना सामान सब लेकर। पीछे मैं आपको दिखा दूं कि ये वो लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें इन बसेस में बिठाया जाता है और फिर उन्हें स्टेशन पहुंचाया जाता है, जिसके बाद उन्हें ट्रेन पकड़नी होती है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। कहाँ जा रहे हैं आप? गोरखपुर। तो अभी बस से जाएंगे आप? जी। तो सुबह कब से आए? सुबह 8 बजे आया। 8 बजे आए और अभी आपको बस मिल रही है? जी। अच्छा, तो इससे पहले भी आपने ट्रेन के लिए अप्लाई किया होगा, तो कितनी मुश्किल आई थी आपको? बहुत मुश्किल आई है। क्या क्या किया था आपने? बहुत। अब ऑनलाइन फार्म भरा था, मोबाइल नंबर आया था एक, तो उसको भी किया था, लेकिन कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ। बकायदा ये गोरखपुर की लाइन लग चुकी है। इनको बिठाया जाएगा बसों में और फिर ये जाएंगे स्टेशन। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आज कोई ट्रेन नहीं है, वो बनारस जौनपुर जाना चाहते हैं, लेकिन इस उम्मीद में वो अपना सारा सामान लेकर आए हैं कि कहीं ना कहीं कोई ट्रेन कुछ मिल जाए। मैं आपको कैमरे के जरिए दिखाना चाहूंगी कि पीछे धूप में तकरीबन 1500 से 2000 लोग वहाँ बैठे हैं, जो बकायदा धूप में बैठे, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है और वो इस उम्मीद में है कि सरकार उन्हें भी ट्रेन देगी, कहीं ना कोई जगह बचेगी तो वो भी जा सकते हैं। वो दूर दूर से अपना सामान लेकर आए हैं और उन्हें अगर ट्रेन नहीं भी मिलती है तो वो 1-2 दिन बैठने के लिए भी यहाँ राजी है, जिन्हें हम आपको करीब से भी दिखाएंगे। फिलहाल आप ये नजारा देखिए कि यहाँ पर हर कोई अपने घर जाना चाहता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और सबसे जरूरी बात कि अब ये सुरक्षित घर पहुंचने वाले हैं। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई। वहीं मुंबई के सीएसटी स्टेशन के बाहर भी आज बहुत भीड़ थी। भूखे प्यासे लोग अपने अपने घर जाने के लिए स्टेशन के बाहर बैठे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हमें मुंबई के सीएसटी स्टेशन के बाहर और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर जमा हुए। आप इन मजदूरों को देखिए किस तरह से सुबह से ये चिलचिलाती धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के पास खाना है जो आसपास के
लोग थे वो दे गए, उनके पास खाना, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाना जरा भी नहीं है। और अब जब खाना बट रहा है तो देखिए किस तरह से मजदूर जो है वो उस गाड़ी पर टूट पड़ रहे जहां पर ये खाना बट रहा है। आपको मैं एक कतार दिखाना चाहूँगा, एक लंबी कतार है यहाँ पर मजदूरों की। छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में कि आज गाड़ी जो गांव जाएगी उनके तभी अपने गांव पहुंच जाएंगे। और इसी उम्मीद में ये तमाम मजदूर यहाँ पर बैठे हुए, कतार देखिए और आप सोचिए यहाँ पर क्या स्थिति होगी। देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं इस भीड़ में। अगर कोई भी एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति होगा तो सोचिए वो कितने लोगों को कोरोना फैला सकता है। ये दृश्य डराने वाले हैं। बावजूद इसके मजदूरों का कहना यह है कि उनके पास कोई और चारा नहीं है, मजबूरी में वो यहाँ पर रुके हुए हैं। कतार देखिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। शुरू इस मुख्य गेट से होता है कतार और यहाँ से आप जितना आप आगे जाएंगे हर तरफ आपको इस तरह से छोटे बच्चे नजर आएंगे। जिनके पास टिकट है वो तो जा सकते हैं आज अपने घर पर, लेकिन जिनके पास टिकट नहीं है, जिनका नाम सूची में नहीं है, वो क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए कतार वहां से शुरू हुई थी, अभी अभी एक गाड़ी से खाना मुहैया कराएगा तो ऐसे में लोग ये खाना खा ले रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि कब इनका नंबर है, ये जानकारी नहीं है। खाने का ज्यादा सामान ही है, इसलिए जो लोग खाना बांटते हैं उसी पर ये पूरी तरह से निर्भर है। यहाँ पर देखिए इन महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को। हमारी कतार कहाँ शुरू हुई थी, अब आगे लेके चलते आपको और चलते इन मजदूरों की। और कतार का दूसरा हिस्सा भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सुबह से इंतजार कर रहे थे कि इनका नंबर आ जाए, लेकिन अब तक इनका नंबर नहीं आया। ये एक हिस्सा जिसे आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ और आपको आगे मैं लेके चलता हूँ, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी ये तमाम मजदूर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को खाना मिल गया, ये अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे, लेकिन एक बड़ा वर्ग वो भी है जिन्हें खाना नहीं मिला है। यहाँ आगे देखिए किस तरह से मजदूर धूप में खड़े हुए हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनकी बारी आ जाए, सूची में उनका नाम हो जाए। साथ ही में एक दूसरा हिस्सा, जिन लोगों को मारकर पुलिस द्वारा जो है भगा दिया गया, जिनका नाम सूची में नहीं था। तो नाम अलग हो सकते हैं, चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों की तकलीफें एक ही है। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। ये मुंबई का हाल था, लेकिन मुंबई के अलावा दिल्ली के रोहिणी में भी आज हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे। यहां मजदूरों को घर भेजने के लिए कैंप लगाया गया है, लेकिन जो तस्वीर आ रही है वो तो बहुत डराने वाली है। पवन नारा ने मौके से एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। इस वक्त हम रोहिणी के सेक्टर 24 में हैं। यहाँ प्रवासी मजदूरों की कतारें अभी भी लगी हुई हैं। यहाँ संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन ये संख्या हजारों में है और ये लंबी कतार है। सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार अपील की जा रही है, होमगार्ड पीछे करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग पीछे जा नहीं रहे हैं। जैसे ही आप देखेंगे पीछे जबरदस्त कतारें लगी हुई हैं और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि घर जाने की हापादापी में ज्यादा परेशानी हो रही है। मैम बच्चे की उम्र क्या है? 3 महीना का। 3 महीने। कहाँ जाना चाहते हैं? आजमगढ़। तो क्या करते थे यहाँ पे? क्या करते थे यहाँ पे? कुछ नहीं करते। पति क्या करते हैं? वो मंडी में सेव का। अब दिल्ली खुलने लगी है, कोई प्लान बदला नहीं, जाना ही है आपको घर पे? हाँ जाना। चलो यहाँ से। ये छोटा बच्चा कितने साल का है? हाँ, ये 3 साल का, वो 7 साल का है। एक 3 साल का है, एक बच्चा 7 साल का है, ये 3 महीने का है। धूप में यहाँ खड़े हैं और सबसे चिंता की बात ये है कि घर जाने की जल्दी में, आपाधापी में सब चिपके खड़े हैं। यहाँ दिल्ली होम गार्ड्स और दिल्ली पुलिस की कोशिश हो तो रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो त्याग और तपस्या 2 महीने तक की गई, अब वो बेकार नजर आ रही है। और यहाँ जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको इस तरह की भीड़ दिखाई देगी। आप जरा आइए हमारे साथ, जरा आपको कतारें दिखा देते हैं कि ये एक लंबी कतार यहाँ लगी हुई है जिसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हड़बड़ी मच रही है। शांति बनाए रखिए प्लीज। तो यहाँ एक कुछ सामान रखा है, पीछे धक्का मुक्की हो रही है, स्थिति बेहद खतरनाक होती जा रही है।
कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? सर मैं सुल्तानपुरी से आया हूँ सुबह 7 बजे। सर आजमगढ़ जाना चाहता हूँ सर। कितने दिन से आ रहे हो? सर मैं 2 दिन से आ रहा हूँ। 2 दिन से आ रहा, नंबर नहीं आ रहा है? नहीं सर। क्या करते थे यहाँ पे? सर मैं फैक्ट्री में काम करता था। तो अब जब दिल्ली खुलने लगी है, फैक्ट्रियाँ खुलने लगी हैं, तो आपको नहीं लगता काम मिलेगा? आपको रुकना चाहिए। काम मिलेगा लेकिन सर कोई सेफ्टी नहीं है ना, बात ये है ना सर। ना तो ग्लव्स है ना तो मास्क है। अपना मास्क लगा कर जाओ सर। कंपनी वाले नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। और दूसरी बात ये कि अब अगर इसे धक्का मुक्की में जाओगे तो यहाँ कौन सी सेफ्टी है? ये तो है सर, आपकी बात सही। अरे मैम, आप कहाँ जाना चाहते हैं? हमारे पति इधर हैं, हम उन्नाव जाना चाहते हैं। उन्नाव जाना चाहते हैं? क्या करते हैं पति? कोई नौकरी वोकरी करते हैं यहाँ पे? वो देखो हमारे पति। आप कहाँ हैं भाई साहब? सर कहाँ काम करते हैं आप? सर बवाना में। बवाना में। बवाना में। तो अब फैक्ट्री खुली या अभी भी बंद है? नहीं, चालू है। चालू है तो फिर क्यों जा रहे हैं आप? भाई गांव जाना है, हमारे घरवाले की हालत खराब है। अच्छा, भाई साहब जा रहे हैं इसलिए कि रोज मीडिया में दिखाया जा रहा है कि आज 535 बढ़ गए, कल 635 बढ़ गए। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे सरकार लॉकडाउन नहीं करेगी? लोग पूछ रहे हैं इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार आगे लॉकडाउन नहीं करेगी। लेकिन अगर ऐसे लाइन में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के रहिएगा तो जो मरने वालों का आंकड़ा था ना, उसके भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, कोरोना पॉजिटिव की संभावना बढ़ जाएगी और लॉकडाउन आगे बढ़ाना पड़े इसकी भी संभावना बढ़ जाएगी। ये लोगों को भी समझना पड़ेगा। सिर्फ इस उहापोह में रहिएगा कि कैसे घर पहुंच जाएं, लेकिन यहां इस लाइन में लगेगा तो वो खतरा तो आपको भी है। वहां फैक्ट्री में होगा तो यहां भी है अगर आप लाइन में इस तरीके की स्थिति बनाइएगा। लॉकडाउन में घर वापसी मजदूरों की मजबूरी है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन सूरत से एक बहुत ही बड़ी लापरवाही की तस्वीर भी सामने आई। हर मजदूर भाई के लिए यह तस्वीर देखनी जरूरी है। एक ऐसी लापरवाही जो गांव गांव कोरोना पहुंचा सकती है। सूरत में कई मजदूर बीच रास्ते में, जब ये ट्रेन जा रही थी, इसमें बीच रास्ते में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे। ये आप पीछे देख रहे दीवार है, इस दीवार को लांघ कर अंदर चले गए और इन्होंने कोशिश की कि चलती ट्रेन में चढ़ जाएं। अब इसकी वजह क्या थी? स्क्रीनिंग से बच जाएं, मेडिकल जांच से बच जाएं। और इसमें वो लोग भी थे जिनका नंबर नहीं आया था, तो उनको लगा कि वहां जांच कराने जाएंगे, वहां वो टिकट देखेंगे और देखेंगे कि भाई नंबर नहीं है तो अभी नहीं जाने मिलेगा, तो वो चलती ट्रेन में चढ़ गए। स्क्रीनिंग से भी नहीं गुजरना पड़ेगा ये भी सोचकर चढ़ गए। अब ऐसे में आप यहां तो बच जाइएगा, लेकिन कोरोना से कैसे बचिएगा? आप में अगर कोरोना निकला तो फिर वहां कितने लोगों को होगा इसका भी तो अंदाजा लगाइए। हर मजदूर खतरे में पड़ जाएगा जो इस ट्रेन में होगा। आप जहां जाएंगे, जिस परिवार में रहेंगे, जिन लोगों से मिलेंगे, जिस गांव में जाएंगे, वहां भी उतना ही खतरा फैलाएंगे, खतरा बढ़ाएंगे। तो ये बात हर मजदूर को समझनी है। सूरत के उधना स्टेशन से ये तस्वीर आई है, जहां पर जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, ट्रेन चलने लगी, कुछ मजदूर उसका आगे इंतजार कर रहे थे और स्पीड थोड़ी धीमी थी तो उसमें चढ़ने की कोशिश करने लगे। ये मत कीजिए, ये आपके लिए, हम सब के लिए खतरनाक है। आप जिस गांव में जाएंगे, अपने परिवार में जाएंगे, सबके लिए खतरा हो सकता है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई प्रवासी मजदूर जो घर गए हैं उनमें कोरोना केसेस मिले हैं। ये दूसरी तस्वीर दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, ये एक और गलती को दिखाता है जो मजदूरों ने की। इसमें खगड़िया, बिहार के खगड़िया की तस्वीर है, जहां पर मजदूर चलती ट्रेन से उतरने लगे। उन्हें लगा स्टेशन जाएंगे, वहां क्वारंटीन कर दिया जाएगा, इसलिए चलती ट्रेन से उतर गए कि सीधा घर चले जाएंगे। अब बताइए ये कितना खतरनाक है। लेकिन वहां पर एक अच्छी बात यह थी कि जो स्थानीय लोग थे वो सचेत थे, वो इस बीमारी की परेशानी को समझ रहे थे, इसकी गंभीरता को समझ रहे थे और इन लोगों ने मना किया। जो लोग ट्रेन से उतर रहे थे उनसे कहा आप मत उतरिए, वापस चढ़ जाइए, ये सेफ नहीं है, ये अच्छा नहीं है और ये खतरनाक है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। मजदूर घर जाने के लिए परेशान है, ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन जो अपने गांव पहुंचने, जिले पहुंच रहे हैं, वो क्वारंटीन सेंटर की बदइंतजामी से भी परेशान है। बिहार के सीतामढ़ी में मजदूरों ने क्वारंटीन सेंटर में जमकर हंगामा किया, खराब खाना देने का आरोप लगाया, क्वारंटीन सेंटर में तोड़फोड़ कर दी। खाने पीने की बात तो बाद में है, पहले बात है साफ सफाई की। यहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल 0 लेवल का है। न कभी सैनिटाइज होता है, न कभी साफ सफाई, न लेटरिन बाथरूम का भी साफ होता है। जहाँ तहाँ देखिएगा कचरा बना हुआ है। पूरा प्लेग्राउंड में देखिएगा पानी का जमाव हो गया है, जिसके कारण मच्छर उच्छर आता है। यहाँ तक कि बहुत ऐसे आदमी हैं जिनको अभी तक मच्छरदानी की भी व्यवस्था नहीं की गई है। आपने सीतामढ़ी